चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली पेडागोजी सेक्शन, जो कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां पेडागोजी ना पूछी जाती हो, तो आप ये अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं बिना कहे। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार, गार्डनर से तो क्वेश्चन खूब रिपीट हुए ही हैं, ये देखिए, बाकी बैचेस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। देखो, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटर लिखा है मतलब दो या दो से अधिक, इंटर मतलब दो या दो से अधिक, टू और मोर, इंटर का मतलब ही है यहाँ टू और मोर। दैट मीन्स अदर्स को समझना, सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। अगर सेल्फ होता तो वहां इंट्रा लिखा होता, इंटर नहीं, ठीक है। अंतः व्यक्तिक लिखा होता, अंतर्वैयक्तिक नहीं लिखा होता। अंतर्वैयक्तिक का मतलब है लोगों को अच्छे से समझ पाना, है ना। जैसे आपके थेरेपिस्ट हैं, वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे, टीचर्स भी इवन, लेकिन इंट्रापर्सनल मतलब खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। तो अदर्स मतलब इंटरपर्सनल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ 25 क्वेश्चन है, उसके बाद आपके 1-2 कमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ टीचर टीचेस अबाउट बाइसिकल एंड चाइल्ड हैज द इमेज इन माइंड। भाई ये कौन सी स्टेज में है बच्चा? जब एक शिक्षक साइकिल के बारे में पढ़ाता है और बच्चे के दिमाग में साइकिल की इमेज आ जाती है, ठीक है जी। तो क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल? हमारे पास 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे मूर्त यानी एक फॉर्म चाहिए जिसके दिमाग में, जिसके जो बच्चा है उसके दिमाग में बेसिकली चीजें आनी चाहिए, एक पिक्चर या फिर प्रॉपर फॉर्मेट में। हेमा कह रहे हैं रेड इमोजी लगा के, रेड इमोजी इसलिए यूज करते हैं ताकि देख लो। हेमा ऐसी बात मत करो भाई, है, गुस्सा मत हो। आ चाइल्ड हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है। डिफिकल्टी इन राइटिंग, लिखने में दिक्कत सिंपल है डिस्ग्राफिया। ग्राफ से याद रखना, लिखना, है ना। ग्राफ मतलब लिखना, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं अलग अलग वीडियोस में। ग्राफ का मतलब लिखने से है, राइटिंग से है, ठीक। डिस्कैलकुलिया मैथ्स में होगा, कैलकुलेशन से संबंधित, बच्चे को गणना करने में दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन में। अफेजिया भाषा को समझने से संबंधित, बोलने या समझने, कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या फिर बोलने से दिक्कत होगी, अफेजिया कहलाएगा, जिसको डिस्फेजिया भी कहा जा सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा डिसलेक्सिया आपका रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन संबंधी विकार है। इन चारों में से आपको एक ना एक जरूर पेपर में इवन कई क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथ्स में भी पूछ लेगा, हिंदी में भी पूछ लेगा, इंग्लिश में भी पूछ लेगा, सीडीपी में भी एक क्वेश्चन आ जाएगा इनसे। तो ये कई नंबर के फ्री के नंबर हैं आपके, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, डिस्फेजिया वाले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिसेबिलिटी। देखिए एक बार, 1 मिनट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है डिसेबिलिटी विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। वैसा सा ही क्वेश्चन दे दिया, बस एक शब्द ऐड कर दिया जिसको हम कहते हैं कोहेरेंस, यानी कोहेरेंटली लिखने की क्षमता में दिक्कत, ठीक है। सुसंगत रूप से नहीं लिख पाता, मतलब अपने विचारों को जोड़ करके फ्लो में नहीं लिख पाता। एक सेंटेंस कुछ है, दूसरा कुछ है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे आपस में। तो ये जो दिक्कत है, जो राइटिंग की दिक्कत है और कोहेरेंस की दिक्कत है, यानी सुसज्जित रूप से ढंग से अपने विचारों को कनेक्ट करके ना लिख पाना, ये भी किसमें आएगा? डिस्ग्राफिया में ही आएगा। इसको डिस्प्रैक्सिया मत लगा देना। डिस्प्रैक्सिया होता है मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होना। मोटर स्किल्स यानी जैसे टाई बांधना, जूते के फीते बांधना, बटन लगाना, पेन पकड़ने में भी इवन दिक्कत हो सकती है। डिस्प्रैक्सिया मोटर स्किल्स यानी गतिक कौशलों से संबंधित विकार है, ठीक। डिस्ग्राफिया इसका सही आंसर होगा क्योंकि लिखने की बात हो रही है, इसमें कोहेरेंस भी आ जाएगा। रीडिंग होता तो डिसलेक्सिया हो जाता, कैलकुलेशन होता तो डिस्कैलकुलिया हो जाता। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, डिस्ग्राफिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। डैश प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड डैश सेकेंडरी। सबको पता है प्राइमरी का मतलब फैमिली ही होगा, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या है? फैमिली होगा। फैमिली ढूंढ लो, फैमिली यहाँ है, ठीक, फैमिली यहाँ भी है। स्कूल तो हट जाएगा, प्राइमरी में नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहले प्राइमरी का जो ब्लैंक है वो गिवन है, उसके बाद कोई और ब्लैंक आएगा यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं किसकी? फैमिली की, तो फैमिली, प्राइमरी, सोशलाइजेशन और सेकेंडरी में क्या आएगा? बुक्स या फिर नेबरहुड। यार बुक्स तो मतलब ऐसा कोई संस्था थोड़ी है, बुक्स कोई संस्था थोड़ी है जो सोशलाइजेशन के लिए आप सेकेंडरी में डाल दोगे, ठीक है। यहां पर आंसर क्या होगा? ज्यादा बेहतर आंसर नेबरहुड है। होने को भी पॉसिबल है लेकिन बेहतर आंसर जो है वो ए है, परिवार और पड़ोस। क्योंकि कम से कम ऑरेंजेस का ही ऑरेंजेस से कंपैरिजन करोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि आम और सेब एक साथ रख के कहोगे कि ये ठीक नहीं है, तो वो बुक्स एक अलग ही कैटेगरी में चला जाएगा। या तो इसको मास मीडिया कहते, लिटरेचर कहते, कुछ तो कहते। तो ए ऑप्शन इज मच बेटर देन दी अदर 3 ऑप्शंस।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 6। लिमिटेड कैपेसिटी टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स, लेटर्स, वर्ड्स, नेम्स एट अ टाइम इज नोन एज। यानी लिमिटेड कैपेसिटी, किस चीज की लिमिटेड कैपेसिटी? अंकों को, अक्षरों को, शब्दों की जानकारी आप लिमिटेड, सीमित मात्रा में ही, सीमित क्षमता ही है कि आप कुछ वर्ड्स को, कुछ लेटर्स को याद रख पाए। तो ये कौन सी मेमोरी कहलाएगा? अब पता नहीं ये कैसे दे दिया, आपका चैप्टर भी नहीं है सिलेबस में। अगर मैं बात करूं मेमोरी, तो अगर ये सच में क्वेश्चन आया था तो आपको ये देख के जाना चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है। थोड़ा सा आप देख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अक्कू बताइए। धन्यवाद अमित कुमार, फटाफट से बताइए, इतने में गर्म पानी पीती हूँ। हाँ, कोई कह रहा है इतनी रात को क्लास क्यों कर रही है? देखो ये 6 बजे तक तो आप लोग क्वेश्चन भी नहीं भेज पाते हैं पूरे, क्योंकि 2 शिफ्ट के पेपर होते हैं। फिर उसके बाद टीम उनको निकालेगी, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, फिर उसके बाद वो फिल्टर करके टाइप किए जाएंगे, फिर ट्रांसलेट किए जाएंगे, फिर उसमें प्रूफ रीडिंग होगी, फिर टाइम लग जाता है। और थोड़ा सा फिर मैं लेट कर देती हूँ। देखो एक बार, लिमिटेड कैपेसिटी टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। आगे बढ़ेंगे। मेमोरी का चैप्टर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, अगर अब मैं बताने भी लग जाऊं तब भी फायदा होगा नहीं आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि भूल जाओगे। लॉन्ग टर्म होती है जो हमेशा के लिए हो, शॉर्ट टर्म होती है जो बहुत कम सेकंड्स के लिए हो, कई बार सेकंड्स के लिए, कई बार मिनट्स के लिए। ठीक, सिमेंटिक की अगर हम बात करते हैं तो सिमेंटिक मेमोरी होती है जो भी चीजें आपने आज तक सीखी हैं, एक्वायर की है नॉलेज। एपिसोडिक मेमोरी होती है जो चीजें आपने एक्सपीरियंस की है। वर्किंग मेमोरी होती है आपका ध्यान किसी एक चीज में है, दूसरी चीज साथ में पैरेलली चल रही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 7। कोहलबर्ग डिफाइंड मॉरल डेवलपमेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ व्हाट? सेंस ऑफ व्हाट, ये कोहलबर्ग कट कर लीजिएगा। बताइए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कोहलबर्ग के व्यक्ति की भावना के विकास के, कैसी भावना का विकास? नैतिक विकास मतलब कैसी भावना का विकास? इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस या फ्रेटर्निटी? तो जस्टिस की भावना का विकास, कि सही और गलत का पता लग पाए, इसको हम मॉरलिटी कह रहे हैं। उन प्रिंसिपल्स को हम मॉरलिटी कह रहे हैं जहां पे राइट और रॉन्ग को लेकर के हम जस्टिस सर्व कर पाए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द डिफरेंशियल साइकोलॉजी? डिफरेंशियल साइकोलॉजी यानी विभेदक मनोविज्ञान के जनक। ये भी नया क्वेश्चन है ना। डिफरेंशियल साइकोलॉजी के जनक सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक, ये भी आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो आप इसको, या फिर कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से जोड़ के इसको क्वेश्चन को डाल दिया है यहाँ पे। ठीक, तो सर फ्रांसिस गैल्टन वो व्यक्ति हैं जो डिफरेंशियल साइकोलॉजी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि साइकोलॉजिकली कैसे अलग होते हैं लोग। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? इनमें से कौन से एक व्यक्ति हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं? बताइए। अच्छा ठीक है अमर, कुछ ना कुछ कर लेंगे, यूपीटेट के लिए मैराथन रख लेंगे। और बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? आंसर होगा जॉन डुई। ये मेनली यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। कौन? जॉन डुई। लर्निंग बाय डूइंग को फोकस करते हैं। ठीक है, कोई कह रहा क्लियर नहीं दिख रहा, आंखें धुल लो जी। कोई बात नहीं, किसको है जिनका एग्जाम, आप लोगों को तो बहुत आइडिया मिल गया कि कैसा होगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द स्टेज ऑफ पियाजे इन विच द साइकिल इज रिमूव्ड फ्रॉम द चाइल्ड्स फ्रंट ओनली देन द इमेज ऑफ द साइकिल इज फॉर्म्ड इन हिज माइंड? यानी अगर हम बच्चे के सामने से, अब देखो ये क्वेश्चन लिखने में, भेजने में कुछ गड़बड़ हुई है, मैं जो इसका एक सार निकाल के समझ पा रही हूँ कि किस तरह से आया होगा, तो उसमें ये होगा कि भाई एक बच्चे के सामने साइकिल दिखाई जाती है और उसको हटा भी लें तब भी उसके दिमाग में उसकी इमेज फॉर्म्ड रहती है। तो अगर ऐसा होगा तो आंसर होना चाहिए प्री ऑपरेशनल, क्योंकि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा, उस तरह का केस ये है। बाकी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली किस तरह से पूछा गया था, वी हैव नो आइडिया। जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको ही पता होगा। ये लैंग्वेज में थोड़ी बहुत गड़बड़ आपकी भेजने में हो जाती है कई बार। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अ चाइल्ड लर्न्स टू जंप बिफोर प्लेइंग फुटबॉल। एक बच्चा है जो पहले कूदना यानी जंप करना सीख लेता है फुटबॉल खेलने से पहले। जंप करने का मतलब क्या है? एक जगह पे खड़ा हुआ है, जंप किया। ठीक, फुटबॉल में क्या है? अलग अलग दिशाओं में जाना है। दैट मीन्स सेंटर से आउटवर्ड बात हो रही है।
या फिर मैं कहूं ग्रॉस टू जनरल टू स्पेसिफिक की बात हो रही है, ठीक, तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट ज्यादा कहलाएगा, क्योंकि यहां पर नियर टू फार की बात हो रही है। जंप कहां करोगे, एक जगह पे करोगे। और फुटबॉल में अगर हम बात करें तो आपको मूवमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, तो केंद्र से सीमाओं की ओर। बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। इन दोनों ऑप्शंस में से तो यही लग रहा है। अगर होता ऑप्शन आपका जनरल टू स्पेसिफिक या फिर ग्रॉस टू फाइन, तब भी हम कह सकते थे, बट आंसर यहां सेफेलोकॉर्डल की जगह प्रॉक्सिमो डिस्टल ही होगा सिर्फ। साइन लैंग्वेजेस, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो आप देखते होंगे, कभी आपने न्यूज देखी होगी, तो जो लोग ऐसे जेस्चर्स का प्रयोग करके, डेफ एंड डम के लिए भी ये यूज की जाती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए यूज की जाती है तो गलत होगा। साइन लैंग्वेज है क्या, ये पूछा है, ये नहीं पूछा किसके लिए यूज होती है। तो आंसर होगा ग्रुप ऑफ साइंस एंड जेस्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट संकेत और इशारों का समूह, है ना। आपने देखा होगा वो न्यूज होती है, जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए हाथों का इस्तेमाल करके, जेस्चर्स का इस्तेमाल करके न्यूज और बाकी डेटा भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इवन हाँ, अभी मैं जयपुर में जहां स्टे किया था तो वहां एक व्यक्ति थे जो डेफ थे, और वो मतलब प्रॉपर वहां पे एम्प्लॉय थे और बहुत ही एक्टिव, मतलब उन्होंने एक वो लगाया हुआ था एक बैज, और अपने आप को बहुत अच्छे से साइन लैंग्वेज के थ्रू क्या कर पा रहे थे, एक्सप्रेस कर पा रहे थे। तो मतलब ये अपने आप में इंप्रेसिव बात है, और इससे मुझे याद आया साइन लैंग्वेज से जेस्चर्स का प्रयोग इसमें भरपूर होता है। आगे बढ़ेंगे इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट टू बी कंप्लीटली फिक्स्ड। देखो, कोई भी अच्छी शिक्षा प्रणाली होगी उसमें फिक्स्ड नहीं होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात होगी, रिजिडिटी की बात नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी की बात होगी। इसीलिए आप सबको भी क्या बनना है, लचीला बनना है। अपने विचारों में परिवर्तन आपके संभव हो, आप चीजों को समझ पाए, ओपन रहे अपने जो भी डिस्कशन है चीजों को लेकर के, रिजिड ना हो जाए कि बस एक बात पे अड़ गए तो अड़ गए, अब दूसरे का एस्पेक्ट कोई समझना ही नहीं है। और इसी वजह से हमारी जनरेशन में लड़ाई होती है कि मम्मी और पापा और बच्चे सब आपस में दुखी हैं कि ये बच्चे हमारी नहीं समझते, और बच्चे कहेंगे माँ बाप हमारी नहीं समझते। तो रीजन क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है ना, रिजिड हो गए हैं हम, फिक्स्ड हो गए हैं, एक ही बात पे अड़े हुए हैं। ठीक, एक दूसरे को अलग अलग तरीके से मौका देने की जरूरत है। तो ये क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि फिक्स्ड नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबल सिस्टम चलेगा। प्रोग्रेसिव वही कहलाएगा जो फ्लेक्सिबल है, जिसमें चेंज की संभावना है। जिसमें चेंज की संभावना ही नहीं है वो तो डेड ही है ना। आगे बढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक इज द ओनली मीन्स ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं कह सकते कि टेक्स्ट बुक एकमात्र तरीका है, मीन्स है या फिर साधन है सीखने का। टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, ना कि एकमात्र रिसोर्सेज है। ठीक है, फिर देखो सी ऑप्शन, करिकुलम इज स्टैंडर्डाइज्ड। देखो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अलग अलग तरीके के मौके करिकुलम को भी देने चाहिए बच्चों को सीखने के। ठीक है जी, 10 डेज स्ट्रेटजी बता दो ई पीरियड की। ठीक है, कल बता देंगे। Sorry, I'm adding this emoji because of attention. I need to know how to study for PRT for Army School. दिव्या, जो उनका सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक बार चीजें देखो। कुछ अपने चैनल पे मिल जाएंगी आपको चीजें, कुछ बाकी चैनल्स पे या बुक्स पे मिल जाएंगी, उस तरह से फिर तैयारी करो। ठीक है, द नेचर ऑफ लर्निंग इज सोशल। ये बात बिल्कुल पक्की है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डुई यही कहते हैं कि जो नेचर है लर्निंग का वो सोशल है एंड डेमोक्रेटिक है। ठीक है, लोकतांत्रिक, बच्चे ग्रुप्स में सीखेंगे, समूह में सीखेंगे और रियल लाइफ के लिए सीखें। प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है ये फिलॉसफी। ठीक है, तो सोशल एंड डेमोक्रेटिक यानी ग्रुप्स में बच्चे सीखें, एक्टिविटी करके सीखें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज एनईपी 2020 एम्फसाइजेस, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस पर बल देती है। पहला है मल्टी लेवल मोशन बेस्ड लर्निंग, यानी बहुस्तरीय गति आधारित, यानी अलग अलग लेवल्स को ध्यान में रख करके। ऑन द मेजरमेंट ऑफ मेमोरी स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, देखो सिर्फ मेमोरी रट्टे थोड़ी लगवाने हैं। ठीक, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेशनल करिकुलम, यानी बाकी एस्पेक्ट्स को ध्यान में मत रखो, जची नहीं बात। फिर है डी ऑप्शन, ऑन द क्वेश्चन रिलेटेड ओनली टू दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सिर्फ कॉग्निटिव क्यों, फिजिकल भी है, सोशल भी है, इमोशनल भी है। ठीक, तो ये बनेंगे यही बात। सबसे बेहतर है मल्टी लेवल मोशन बेस्ड लर्निंग, बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। हर एक लेवल के बच्चे के लिए, हर एक लेवल की नीड को, हर एक तरह की नीड को हम केटर कर पाए, ये कहेगी एनईपी या कोई भी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 सेज, in what ways should a teacher assess the learning of children? बताइए एक बार, किन तरीकों से एक टीचर को बच्चों के अधिगम का आकलन करना चाहिए। फटाफट से पढ़िए और आंसर कीजिए भाई। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्लासरूम इंटरेक्शन। हाँ, इंटरेक्शन होना चाहिए, आपस में बच्चों की बातचीत हो। प्रोजेक्ट मेथड भी अच्छा होता है। प्रोजेक्ट में क्या होगा, एक दूसरे का कोऑपरेशन करके, सहयोग से बच्चे आपस में सीख पाएंगे। पोर्टफोलियो से भी फीडबैक मिलेगा, डेटा मिलेगा। सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का ही आकलन कर पाए, जिसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं,
पॉजिटिव हैं चारों ही बातें, तो चारों तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चे को जांचने के लिए, उसकी लर्निंग को असेस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि चीजें ठीक से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच creature's teeth keep growing and is always munching on something। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है इस साल भी और पहले भी आया हुआ है कि कौन सा एक क्रीचर है, कौन सा एक जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वो कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। ठीक, आंसर कीजिए फटाफट से। तो आंसर क्या होगा? स्क्विरल। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो आपका स्क्विरल है, गिलहरी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ये बात समझने में मेरे ख्याल में आप सभी को। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट अ नेटिव ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ भारत के मूल का नहीं है, नेटिव नहीं है भारत का, कहीं से लाया गया था कभी ना कभी। तो अगर हम बात करते हैं नीम की, बिल्कुल नेटिव है। बनियन ट्री नेटिव है। गुलमोहर नेटिव है। यूकेलिप्टस जो है ये 1790 में या समथिंग उस समय के दौरान टीपू सुल्तान या किसी के द्वारा कहीं से ऑस्ट्रेलिया से आया था। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर है 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज यूज्ड फॉर फूड विच इज नॉट अ रूट। इनमें से कौन सा एक क्रॉप जो है उसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं और ये एक रूट नहीं है, ये एक जड़ नहीं है? पोटैटो, कैरेट, रेडिश या टर्निप? बताइए एक बार फटाफट से बताइए। ये तीनों क्या है? रूट्स हैं। पोटैटो इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहां पे टोमेटो भी हो सकता था, टोमेटो इज मच बेटर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है मैम फाउंडेशन बैच में एमपीटेट के एग्जाम तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये जो पेडागोजी स्पेशल है जतिन 5 मार्च को है ना? नहीं यार, 3 महीने मिनिमम चाहिए पेडागोजी स्पेशल बैच में। पिछले बैच में भी कुछ पता नहीं, मुझे लग रहा है 100-150 क्लासेस हैं। देखिए एक बार, पेस्चराइजेशन इज मेनली यूज्ड फॉर, हालांकि इस बार और इसको कॉम्पैक्ट बनाया जाएगा। पेस्चराइजेशन का इस्तेमाल किसके लिए होता है? मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए होता है, ये सब जानते हैं, ताकि उसको और थोड़ा बचा करके रखा जाए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 20, सॉइल इरोजन रिमूव सरफेस ऑयल विच कंटेन्स। यानी जो मृदा अपरदन है उससे सतही मृदा को हटा दिया जाता है, तो ये क्या कंटेन करेगा? ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करेगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, अब जिनको ये पता है उनको ये पता है। ये बस क्वेश्चन ईवीएस में पूछा गया है इसलिए आपके सामने है। आगे है विच फैट सॉल्युबल विटामिन इज गुड फॉर स्किन। यानी कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन त्वचा के लिए अच्छा है? CADK। बताइए एक बार फटाफट से बताइए। तो आंसर होगा इसका विटामिन A। ठीक, आंखों के लिए भी, स्किन के लिए भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शीला लिव्स इन अ हिली एरिया वेयर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। शी लिव्स इन, यानी जो शीला है वो एक पहाड़ी इलाके में रहती है जहां पर पत्थर और लकड़ी के बने घर होते हैं। तो आपके अनुसार वो कहाँ रहती होगी? अगर हम बात करें यहाँ तो चांसेस हैं हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ईवीएस की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ब्रॉन्ज इज, कांस्य जो है वो क्या है? ब्रॉन्ज पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ब्रॉन्ज मिक्सचर होता है आपका किसका? बताइए फटाफट। अलग अलग आंसर आप लोग दे रहे हो। बी नहीं होगा भाई, आपने बोला है कल बताने को भूलना नहीं, लव यू। अच्छा प्रदीप धन्यवाद। हाँ भूलना तो है ही नहीं भाई, कल बताना है आकर के पेपर कैसा हुआ है ना। और चलें आगे बढ़ें। सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, जो कि सही है। अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, टिन का फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, आई थिंक इसमें और भी कुछ एड ऑन होता है। तो ये मिक्सचर होगा, जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन का। हिंदी इज, यानी हिंदी क्या है? तो हिंदी हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। एसोसिएट ऑफिशियल क्या है? इंग्लिश है। आर्टिकल 343 के अंदर 343 पैरा नंबर 1 में हिंदी, 343 पैरा नंबर 2 में इंग्लिश। एक्ट कौन सा है? एक्ट है OLA, ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जिसमें बात हुई है ये। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई नहीं है,
राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। ठीक है, मनीष शर्मा क्या पूछ रहे हो भाई? ठीक, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आखिरी सवाल आज का। टोटल यूनियन टेरिटरी यानी कुल केंद्र शासित प्रदेश भारत में, फटाफट से बताइए। सिप्री राम कह रहे हैं कि एनालिसिस के जो पीडीएफ है मैं तो डेली करा रही हूँ प्रोवाइड, एक बार चेक करो, अभी करा दूंगी। DEET+ भी पीआरटी के लिए इनफ होगा मुस्कान। देखो DEET+ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, बट इतना डिटेल में कराई जाएंगी चीजें, अगर यहां से नहीं आएगा तो फिर कहां से आएगा। और दूसरा, आप फिर कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे, आपको सेट्स दिए जाएंगे, बिल्कुल इनफ होगा, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ मैम, मैं BA में हूँ, कौन सा एग्जाम दे सकती हूँ? महाराष्ट्र से आप दे सकती हैं PGT। अगर आपके थ्रू आउट 60% रहे हैं तो आप दिल्ली का PGT दे सकती हैं। B.Ed उसमें बाद में आप कर लीजिएगा। यूनियन टेरिटरी का आंसर दे दिया आप लोगों ने? नहीं दिया? C, बाइफरकेशन हुआ था ना अभी JNK का, वो वाला जो एक्ट था। ठीक है, 8 होगा इसका सही।